हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में, जहां आपको आईएएस और पीसीएस की मुफ्त क्लासेस मिल जाएंगी। सारी जीएस की क्लासेस मैं कराता हूं। यहां पे आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। इकोनॉमिक्स की 2-3 क्लासेस हो गई हैं। अब ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। ये हो सकता है कि आपकी परीक्षा में इसका बहुत प्रश्न ना आए। हो सकता है कि आईएएस पीसीएस के पेपर में यहाँ से प्रश्न ना आए। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन आगे आने वाले इकोनॉमिक्स के लिए इसको देखना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, या यूं कहूं कि इकोनॉमिक्स की भाषा समझने के लिए, लैंग्वेज समझने के लिए ये सारी क्लासेस जो शुरुआत की हैं ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की। आपको इसके पहले मैंने कई चीजें पढ़ाई हैं, जैसे कि आप जानते हैं मैंने पढ़ाया है आपको मैंने पढ़ा दिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मैं 2 तरीके का वर्गीकरण कर रहा हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसकी बातें हो गई थी, इसलिए मैं यहां से ही फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि मैंने कहा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जहां पे जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो किस पे आधारित हो? मनी पर आधारित हो, मनी पर और प्रॉफिट पर आधारित हो। ठीक है, जहां पे प्रॉफिट को ध्यान में रख के अर्थव्यवस्था बनाई जाए, या व्यवस्था ऐसा बाजार जहां पे आप प्रॉफिट को ध्यान में रख के बाजार बनाना चाह रहे हैं, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? जहां आप सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखेंगे, सामाजिक कल्याण को अपने दिमाग में रखेंगे, वो होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जितने भी निजी क्षेत्र हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, वो आएंगे। और इसमें जो है सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखता है कौन? सरकार के सारे आएंगे। इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ये भारत में है। इतनी बातें हमने कर दिया था, बहुत बखूबी हमने बातें की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है, इनके अलावा विश्व में जो अर्थव्यवस्था को कितने आधारों पर या कितने प्रकार से बांटा गया है, तो इसमें नाम आता है विश्व बैंक का। विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो कहूं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। अभी मैं इसकी बातें बाद में करूंगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप कब बना है, कैसे बना है, सारी बातें होंगी डिटेल से। इसने अर्थव्यवस्था को कुछ खंडों में बांटा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखने को मिल जाएगा। इसने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था को बांटा। कहा कि एक अर्थव्यवस्था होती है जिसको विकसित देश में रखेंगे। कहा कि देशों का जो वर्गीकरण कहूं, या अर्थव्यवस्था का मतलब वही देश है ना। अर्थव्यवस्था को आप क्या ले रहे हैं? अर्थव्यवस्था माने देश ही तो है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को इन्होंने 3 भागों में बांटा विश्व बैंक वालों ने। कहा कि विकसित देश वाली अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, या यूं कहूं विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश। इन आधार पे हम 3 खंडों में बांटेंगे, वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। चलिए इनकी बात करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? देखिए, एक आंकड़ा लिखूंगा जिसके आधार पे हम कहेंगे कि यह है। अल्प विकसित से बात करूंगा, एक बार उल्टा बात करूंगा, फिर सीधे बात करूंगा। 995 डॉलर का साइन ये होता है कि नीचे जो भी देश की जीडीपी है, जो भी देश की जीडीपी है, 995 डॉलर से नीचे की जीडीपी वाले देश को, या यूं कहूं सकल घरेलू उत्पाद, अभी मैं बताता हूं, सकल घरेलू उत्पाद जिनका 995 डॉलर से नीचे है, उनको कहा जाएगा भैया ये अल्प विकसित देश है। वहीं विकासशील देश का जो आंकड़ा है वो है कि 996 से लेके 12055 तक डॉलर तक, 12055 डॉलर के बीच में जितने भी देश हैं जिनकी जीडीपी 996 से लेके 12055 डॉलर तक है, वो विकासशील देश है। और अब जाहिर सी बात है कि मैं कहूंगा सीधे सीधे 1256 डॉलर से ज्यादा अर्थव्यवस्था जिसकी भी है वो कहलाएंगे विकसित देश।
अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। विकसित देश कौन से हैं, अल्प विकसित देश कौन से हैं और विकासशील देश कौन से हैं। अगर मैं अल्प विकसित देशों की बात करूं तो अफ्रीका के कई कंट्री हैं जो अल्प विकसित देश की श्रेणी में आते हैं, जैसे सोमालिया। लिख लीजिए प्लीज, इसको जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख लीजिए। बहुत ही मैं अपने नोट से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए समय लगता है थोड़ा क्लासेस बनाने में। ये पीपीटी बनाना, ये सारी चीजें बनाने में समय लगता है। ये मेरी मेहनत तब सफल मानी जाएगी जब आप बराबर देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे यूट्यूब पे मुझे पढ़ाने से मुझे ना पैसा चाहिए किसी का और ना मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। सीधी मैं एकदम सीधे बातों में बोल रहा हूँ, ना मुझे कोई पैसा चाहिए आपसे, ना आपसे कोई पॉपुलैरिटी चाहिए। बस मेरा एक शौक है कि मैं फ्री में आप सबको पढ़ाऊं, वही मैं अपनी शौक पूरी करता हूँ। आप देख रहे होंगे 3000 4000 सब्सक्राइबर हैं और आजकल देख रहा हूँ मेरे वीडियोस 20 से 30 लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तब नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई एक बंदा भी, अगर कोई एक लड़का भी मेरी क्लासेस से वो प्रॉफिट पा रहा है तो मैं अपनी मेहनत सफल मानूंगा। हाँ, ये कहूंगा कि आप लोग कम देखते हो तो थोड़ा सा निराशा लगती है, जो रेगुलरिटी क्लास की होती है वो टूटती है। 4 लड़के जब आप बोलते हो कि सर क्लासेस नहीं आई है तो अच्छा लगता है। मैं भी सोचता हूँ अरे यार, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आपको क्लासेस मैंने वादा किया है तो पूरा करूँ। आप लोग नहीं कहते हो तो फिर बुरा लगता है। फिलहाल 1-2 लड़के ऐसे भी हैं जो कि जिद पे रहते हैं कि सर क्लास बनाइए, क्लास बनाइए। वो उनकी जिद की वजह से मैं कहूंगा कि उनकी जो पढ़ने की इच्छा है उनकी वजह से मैं इस चैनल पे हमेशा वीडियो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, चलिए मैं बात से भटक रहा हूँ। यहाँ सोमालिया ले लीजिए, बरुंडी नाम का देश है, ढूंढ लीजिए आप एटलस मैप में, या अभी मैप में पढ़ाने वाला हूँ, मैप वर्ड मैप पढ़ाने वाला हूँ जिसमें मैं एकदम बेसिक लेवल का एसएससी बैंक वाला लेवल आपको पढ़ाऊंगा। मैं एकदम से कि एक एक मैप में मैं बताऊंगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, वहां पे आप देख लीजिए। ये सारे हैं कुछ उदाहरण हैं। विकासशील देश में सबसे पहला उदाहरण आपका आना चाहिए, भारत ले लो। ठीक है, विकासशील देश में भारत को ले लो, सबसे अच्छा उदाहरण है। और विकसित देश में यूएसए ले लो, ब्रिटेन ले लो। ठीक है, यूएसए ले लो, ब्रिटेन ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो। ये सारी बातें हो जाएंगी। क्लियर है? मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में सोच रहा हूँ कि आपको ये एक कॉमन सी, एक कहूँगी ये शब्दावली तैयार कर रहे हैं आपके आने वाले इकोनॉमिक्स क्लासेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मिलता है हमको राष्ट्रीय आय की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। राष्ट्रीय आय क्या है इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है इसके बारे में देखिए क्या लिखा हूं। राष्ट्रीय आय किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह की माप है। क्या लिखा मैंने कि नेशनल इनकम जो है, ये नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, कह रहे किसी देश में, किसी देश में, किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह की माप है। वस्तुओं और सेवाओं की, जैसे आपने 100 रुपए का सामान बनाया, 100 रुपए का सामान बनाया, मान लीजिए आपने एक मिट्टी का बर्तन बनाया, मिट्टी का बर्तन बनाया, बहुत सिंपल सा उदाहरण लेता हूं, मिट्टी का बर्तन बनाया। आपने 10 रुपए एक फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने का चार्ज किया, कोई फॉर्म भरने के लिए या प्रिंट आउट का चार्ज किया आपने 10 रुपए। आपने 10 रुपए की चाय पिलाई, ठीक है, चाय पिलाई, और आपने 10 रुपए की मूवी देख ली, या मूवी 10 रुपए की क्या 100 रुपए की लिख दो, 100 रुपए की मूवी आपने देख ली, मूवी देखी। ठीक है, एग्जाम्पल को समझिएगा। और आपने 100 रुपए में या 80 रुपए में आपने बाल कटवा लिए, या सैलून जाके अपना कुछ आप बाल कटवा लिए या कुछ भी करा लिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए ये सारी जो आपकी हरकतें हैं, ये जो सारी हरकतें हैं वो क्या है, वो ये सब जोड़ के, ये सभी का, जितने भी आदमी है सबका जोड़ लूं और सालाना निकाल लूं तो यही कहलाएगा राष्ट्रीय आय। समझ में आया कुछ? आप कहोगे सर कि राष्ट्रीय आय ऐसे निकलता है, बिल्कुल।
अब देखिए इसमें मैंने लिखा है वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह की माप है, ठीक है। शब्दों पे गौर करिएगा। देखिए अब मैं एक एक बात को क्लियर करता हूं, एक एक शब्द को समझना यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। देखिए 100 रुपए में आपने मिट्टी का बर्तन बनाया, ये क्या है, आपकी वस्तु हो गई। क्या हो गई, ये वस्तु हो गई। 10 रुपए का फॉर्म भरा या 10 रुपए का प्रिंट आउट लिया, तो ये क्या हो गया, ये सेवा है। कहीं आपने सेवा केंद्र में गए या किसी कैफे में गया, आप 10 रुपए की आपने फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा लिए, तो उसने पैसे के बदले आपको एक सेवा प्रदान की। या 10 रुपए का फॉर्म लिया, स्टाम्प पेपर लिया, तो वो कैसा हो गया, आपने सेवा लिया और उसका चार्ज किया। 10 रुपए की चाय पी, चाय वस्तु है और सेवा भी है। चाय पी मतलब सेवा ले लिया, 10 रुपए की वस्तु भी खरीदी और चाय बना बनाया पी लिया, वस्तु और सेवा। 100 रुपए की मूवी किया आपने, सेवा लिया, आपने अपने आप को इंटरटेन करने के लिए 100 रुपए खर्चा किया। 80 रुपए की सैलून में खर्चा किया, तो ये क्या हो गया, सेवा हो गया। इन्हीं सभी चीजों का जो राष्ट्रीय जो कहूं वार्षिक अनुमान, वार्षिक योग ही कहलाएगा राष्ट्रीय आय। क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब प्रवाह मतलब वही है कि सभी का जोड़ की माप है। आगे बढ़ता हूं, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करने चल रहा हूं कि यहाँ पे मैं बात कर रहा था। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय आय कितनी प्रकार की होती है। राष्ट्रीय आय कितनी प्रकार की होती है, तो पहली बात है कि राष्ट्रीय आय जीडीपी, जिसको हम जीडीपी नाम से जानते हैं, जिसका आपको आगे मैं क्लास लूंगा, जीएनपी, एनएनपी, बहुत सारी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें है क्या भाई, आखिर मैं क्यों इसको पढ़ा रहा हूं राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। अब मैं एक चीज और ध्यान से बोलूंगा कि अब जो मैं क्लास लेने वाला हूं, यहां से प्रश्न हर साल आते हैं। जीडीपी से लेके ये राष्ट्रीय आय से प्रश्न हर साल आते हैं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं। और ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूरे इकोनॉमिक्स की जो बेस है ना, इसी पे टिका हुआ है। चलिए राष्ट्रीय आय की बात करूं, राष्ट्रीय आय क्या है, देखिए मैं खुद ही लिखा हूं। राष्ट्रीय आय क्या है, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य ही जीडीपी है। कह रहे किसी देश की घरेलू सीमा, जो रेड कलर से मैंने किया उस पर ध्यान दीजिए, घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष कैसा स्टार्ट होता है, यहां से पहले आप समझ लीजिए वित्तीय वर्ष क्या होता है। ये होता है अप्रैल से 1 अप्रैल से मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। किसी वित्तीय वर्ष में यानी अप्रैल से मार्च के बीच में घरेलू सीमा के भीतर निवासी और गैर निवासी उत्पादकों द्वारा सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब ये अंतिम शब्द मैं एक बार बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं क्या है। जैसे ये भारत देश है, हमारा अपना प्यारा भारत देश है। देखिए ये मैं बना रहा हूं छोटा सा मैप भारत का, ठीक है, टेढ़ा बना रहा हूं, समझिएगा, ठीक है, ठीक। ये भारत है, भारत के अंतर्गत ये जो भारत है, भारत की सीमा के अंतर्गत, ठीक है, सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत सिर्फ यही नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे सिर्फ यही आएगा, समुद्री सीमा, इसको लिख लीजिए जो मैं लिख रहा हूं, घरेलू सीमा में क्या आएगा, समुद्री सीमा आएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा, बता रहा हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, जो मैप आप बना रहे हो ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूतावास क्या होती है कि जैसे दूसरे देशों में हम अपने कुछ एक तरीके से एजेंट को दूसरे देश में रखते हैं, उनका खर्चा हम वहन करते हैं, और वहां से क्या होता है, उस देश से हम कांटेक्ट को अच्छा बनाते हैं। आप इतना ही समझिए, आगे वाले दिनों में इसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। यहाँ पे आपको बच्चा समझ के एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूतावास इन सभी के अंतर्गत होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य की बात करें, चाहे वो निवासी हो चाहे गैर निवासी हो।
निवासी हो या गैर निवासी इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। निवासी है यानी भारत के नागरिक है, निवासी का मतलब नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, या सिटीजन नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, जैसे अरे उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि जैसे होटल का उदाहरण ले लीजिए, होटल का उदाहरण ले लीजिए, या कोई बस की उदाहरण ले लीजिए कि उसका मालिक नागरिक है यानी भारत का नागरिक है, तो भी अगर नागरिक नहीं है तो भी उसके द्वारा जो भी सेवा प्रदान की गई या वस्तु का उत्पादन किया गया, उसका जो मूल्य है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अंतिम शब्द लिखा है, ये बड़ा गूढ़ रहस्य वाला शब्द है कि अंतिम शब्द को समझने के लिए एक एग्जांपल समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अंतिम शब्द पे समझते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है, उदाहरण से समझते हैं इसको। एक किसान है जिसने 100 रुपए का या 1000 रुपए का कपास उत्पादन किया, कपास बनाया। महाराष्ट्र का किसान है, 1000 रुपए का कपास बेचा कंपनी को, मतलब अपना उत्पादन किया, बेचा। किसको बेचा? कंपनी को। कंपनी ने उस कपास को खरीद के 1000 रुपए में 2000 रुपए का धागा बनाया। समझिएगा बात को, 2000 रुपए का धागा बनाया। और दूसरी कंपनी ने दूसरी कंपनी 1 एंड कंपनी 2 ने मान लो उस 2000 के धागे को खरीद के 3000 रुपए का कपड़ा बनाया, ठीक है। और तीसरी कंपनी कोई है, तीसरी कंपनी ने इस कंपनी से 4000 या 4000 रुपए का, चलिए 4000 रुपए का शर्ट बना दिया, ठीक है। एक किसान ने 1000 रुपए का कपास उत्पादन किया, एक कंपनी खरीदी उसको 1000 रुपए में और धागा बना दिया 2000 रुपए का। तीसरी कंपनी खरीदी, कह रही है कि 3000 रुपए का हमने कपड़ा उसका बनाया और उसने 3000 बेच दिया, और उस कपड़े को खरीद के एक ने शर्ट बना दिया 4000 का। तो सवाल ये आता है कि जीडीपी कितनी हुई, भारत की जीडीपी में क्या जुड़ेगा, जीडीपी में क्या जुड़ेगा? तो मैंने कहा अंतिम मूल्य, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने का था, ये कितने का था, इससे फर्क नहीं पड़ता। अंतिम में कपड़ा बन के उत्पादन हुआ तो उसकी कीमत जो हुई जीडीपी में 4000 रुपए जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा? 4000 रुपए जोड़ा जाएगा। क्लियर है कि अंतिम मूल्य को जोड़ा जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये लेते हैं, जैसे आपने 100 रुपए का गेहूं बनाया, गेहूं उत्पादन किया। आप किसान के घर से हैं, गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है। 100 रुपए का गेहूं उत्पादन किया, आपने बेचा, तो एक लोगों ने उसको पीस के उसका 150-200 रुपए का आटा बना दिया, ठीक है, आटा बना दिया। अब ये 200 रुपए का आटा खरीद के एक होटल जो है वो 500 रुपए की, मतलब रोटी 1-1, 2-2 रुपए जो भी बेचते हो, 500 रुपए की रोटी बेच के बना के बेच दिया। तो जीडीपी में क्या जुड़ेगा? ये 500 रुपए ही जुड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई भी चीज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंटरमीडिएट स्टेज पे उसका कीमत क्या था या स्टार्टिंग स्टेज पे उसकी कीमत क्या थी या पहले क्या थी, क्या हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कचड़ा 2 रुपए के कचड़ा को बना के अगर 2000 रुपए में बेच रहे हो, कुछ भी कचड़े से सामान उठा के आप उसको 2000 रुपए में बेच रहे हो, तो जीडीपी में कितना जुड़ेगा? 2000 रुपए जुड़ेगा। क्लियर है ना? क्लियर है। अब इससे ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी की बातें होंगी। अब मैं बात करूंगा, जो नेक्स्ट बातें होंगी वो जीएनपी पे होगी, जो कि अभी आज नहीं अब कल होगा जीएनपी पे बातें। यहां तक मैं क्लास को छोड़ रहा हूं। अब अगली क्लास जो होगी जीएनपी पे होगी और अन्य उदाहरणों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी है। आज ही मैं पॉलिटी की जो राज्यसभा की क्लास है, लोकसभा की क्लास करूंगा। राज्यसभा मैंने बना दिया है, लोकसभा की क्लास आज होने वाली है, वो आपको कल देखने को मिल जाएगी। कल आप इंतजार करिए, लोकसभा की क्लास बहुत बेजोड़ क्लास होगी, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी लगी है क्लासेस। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम फ्यूचर विद आशुतोष है।
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका नाम फ्यूचर विथ आशुतोष है, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो